हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएड के थर्ड सेमेस्टर का पेपर नंबर फर्स्ट, अनुसंधान की रूपरेखा, सांख्यिकी तथा प्रतिवेदन लेखन। ये हमारा कंपलसरी पेपर है और ये हमारे CCSU यूनिवर्सिटी के हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रदत्त एवं उसके प्रकार से आप क्या समझते हैं? मध्यमान, मध्यांक तथा बहुलक के अर्थ के विषय में विस्तार से लिखिए। अथवा केंद्रीय प्रवृत्ति अथवा केंद्रीय वर्तिमान से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकार, लाभ अथवा महत्व एवं सीमाएं अथवा दोषों को समझाइए। प्रदत्त मतलब डाटा, तो इसका आंसर है केंद्रीय वर्तिमान का अर्थ। केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ उस मान से है जो प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वह मान जो प्राप्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो। साधारण शब्दों में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से प्राय हमारा तात्पर्य औसत से होता है। औसत कई प्रकार के होते हैं। मनोविज्ञान और शिक्षा के अध्ययनों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के औसतों का प्रयोग किया गया है। तो ये जो औसत है हमारे 3 प्रकार के होते हैं: मध्यमान, मध्यांक और बहुलक, मीन, मीडियन एंड मॉड। गिलफोर्ड ने इन तीनों मापों के अतिरिक्त 2 अन्य मापों, गुणोत्तर मध्यमान तथा हरात्मक मध्यमान को भी स्थान दिया है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से हमें औसत का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही साथ 2 या 2 से अधिक समूहों की तुलना तथा प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करने में यह माप उपयोगी है। उदाहरण के लिए भिन्न भिन्न रोगों से हुई मृत्यु दर की तुलना, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मानसिक व शारीरिक योग्यताओं की तुलना आदि। गिलफोर्ड के अनुसार औसत वह अंक है जो निरीक्षण या व्यक्तियों के मध्यमान का द्योतक है। दूसरे शब्दों में औसत वह संख्या होती है जो निरीक्षण या व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से हमारा तात्पर्य केवल एक माप मध्यमान से ही न होकर अन्य 2 और माप को मध्यांक और बहुलक से भी है। इन तीनों मापों में अंतर केवल समय और शुद्धता का है। तीनों माप केंद्रीय प्रवृत्ति के द्योतक हैं। मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में सबसे शुद्ध मान है। इसकी गणना में समय अधिक लगता है। मध्यांक मध्यमान की अपेक्षा कम शुद्ध है। इसकी गणना में मध्यमान की अपेक्षा समय कम लगता है। बहुलांक मध्यमान और माध्यांक की अपेक्षा कम शुद्ध मान है। इसकी गणना में दोनों मापों की अपेक्षा समय कम लगता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का लाभ अथवा महत्व। गैरेट ने केंद्रीय प्रवृत्ति के निम्नलिखित महत्व बताए हैं। नंबर 1, केंद्रीय प्रवृत्ति समूह के प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 2, केंद्रीय प्रवृत्ति संपूर्ण वर्ग के गुणों को संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित करती है। नंबर 3, 2 या 2 से अधिक समूह के कार्य एवं गुणों की तुलना केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के द्वारा सरलता से की जा सकती है। नंबर 4, गिलफोर्ड के अनुसार किसी समूह के गुणों एवं कार्य को केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की सीमाएं अथवा दोष। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की सबसे गंभीर सीमा यह है कि यह व्यक्तिगत विशेषताओं पर प्रकाश नहीं डालते। इन मापों में केवल सामूहिक गुणों, कार्यों एवं विशेषताओं को ही समझा जा सकता है। नंबर 2, जब सामूहिक गुणों, कार्यों या विशेषताओं में विषमता होती है तब उस अवस्था में यह केंद्रीय प्रवृत्ति के माप समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। नंबर 3, भिन्न भिन्न प्रकार के सांख्यिकी विश्लेषण में केंद्रीय प्रवृत्ति के अलग अलग मान प्राप्त होते हैं।
सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।